हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। बढ़िया सब। और पढ़ाई सही चल रही है? आशा है आप सभी अच्छे हैं और पढ़ाई अच्छी चल रही है। अभी हमने जो है ज्योग्राफी में जो है हमारे 9 लेक्चर पूरे हुए हैं और हिस्ट्री में 2 लेक्चर पूरे हुए हैं, जिसमें हमने पढ़ाया था पूरा पाषाण, नव पाषाण और तुम्हारा ये पूरा हमने पढ़ाया था। इतिहास बताया था, अतीत का अध्ययन है हमारा इतिहास। और जो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उसी आधार पर जो है हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। हमारा इतिहास जो है, हमारा हिस्ट्री जो है, ये हमारा हिस्ट्री है। हिस्ट्री जो है हमारा अतीत का अध्ययन है, सभी आप जानते हैं। और हमारा जो ये डिवाइड है 3 पार्ट में डिवाइड है, प्राक ऐतिहासिक, या फिर हम इसे बोल सकते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, और ये हमारा आग्र ऐतिहासिक, और तीसरा है हमारा नॉर्मली ऐतिहासिक। इसमें जो है हमारा जो ये है पाषाण, इसमें जो है पाषाण हम इसे बोलते हैं। पाषाण मतलब होता है पत्थर, पाषाण मतलब होता है पत्थर, इसीलिए जो है इसे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, और फिर था हमारा ताम्र पाषाण, ये था। और इसमें जो है हमारा पत्थर वाले आधार पर जो रिटन, ये हमारा रिटन नहीं है, ये हमारा लिखित में नहीं है, ये रिटन में है तो हम इसे पढ़ नहीं सकते हैं। सही है, इसे हम पढ़ नहीं सकते हैं और इसे हम पढ़ भी सकते हैं और रिटन में भी ये है। तो भैया पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण, मतलब ताम्र पाषाण वो था हमारा जिसमें तांबा मिला था। अब इसमें मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से पूरा रिवीजन ले लेते हैं, और जो आज इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं तुम्हें बता दूंगा, और ये भी आज मैं बता दूंगा इसमें जैसे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न वाले सवाल होते हैं वो इसी में होते हैं। जो हमारा पूरा पाषाण है, जो हमारा पूरा पाषाण है, उसमें जो मानव था वो खनाव दोष था, मतलब उसे खाने भरने से मतलब था, एक तरह से वो जानवरी था, वो जानवर मारता था और खाता था, सिर्फ उसे इतना ही था। वो हमारा आदि मानव था। सबसे पहला जो मानव था वो हमारा साउथ अफ्रीका में था, जिसे, और जो हमारा मानव जाति का जो हमारा पालना है वो अफ्रीका है, और सभ्य मानव का जो पाल रहा है वो हमारा मध्य एशिया है। सभ्य मानव मतलब एक सभ्यता होती है, वो चीज़ मैं अभी तुम्हें बाद में बताने वाला हूँ। तो पूरा पाषाण में जो है हमें आग की खोज हुई थी, आग हमें मिली थी, वहाँ पे पत्थर से पत्थर टच हुआ तो झट जो है उन्होंने आइडिया बना दिया ना भाई आग भी जलती है। तो उसी से जो है फिर वो मांस भूनना और ये सब चीज़ें जो है उन्होंने अपना स्टार्ट दिया, और उन्हें उसमें जो है और ज़्यादा टेस्ट आया, तो यहाँ से हमारी आग स्टार्ट हुई। फिर हमारा आ जाता था मध्य पाषाण। मध्य पाषाण में जो है ना उन्होंने जो है अंत्योष्टि स्टार्ट हुआ, मतलब जो संस्कार होते हैं वो उन्हें पता चला, अंतिम संस्कार, अंत्योष्टि मतलब अंतिम संस्कार। तो वहाँ पर जो है वो फिर बॉडी जो थी, जो डेड बॉडी थी, जो लाश थी, उन्हें जलाना स्टार्ट हुए, कुछ दफनाना स्टार्ट हुए। सही है, इतनी बात समझ में आ जाती है। और ये जो हमारा मध्य पाषाण काल है इसे जो है हम माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। माइक्रोलिथ मतलब होता है छोटे छोटे पत्थरों के जो है यहाँ पर हथियार बनने स्टार्ट हुए थे। यहाँ पर जो है बड़े बड़े पत्थर होते थे, अब जैसे जैसे युग हमारा बढ़ता जाता है तो चीज़ें जो हैं वो छोटी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सही है, तो भाई फिर जो है हमारा मध्य पाषाण में इतनी बात समझ में आई, अंत्योष्टि स्टार्ट हुई, नव पाषाण आया। फिर नव पाषाण में जो है मैं ये बताना चाह रहा था, जो अंत्योष्टि थी वो हमारी इसमें जो है स्टार्ट हुई थी। तो जो लाशों को सब मिले थे, तो वो कौन से उसमें मिले थे? वो मिले नव पाषाण में मिले। और दूसरी बात, जो हमारी पशुपालन जो स्टार्ट हुआ था सुव्यवस्थित ढंग से स्टार्ट हुआ था, वो नव पाषाण में। ध्यान से सुनना मेरी बात,
सुव्यवस्थित ढंग से स्टार्ट हुआ था नवपाषाण में, लेकिन जो हमारा एकदम अव्यवस्थित ढंग से स्टार्ट मतलब जो अव्यवस्थित ढंग से जो वो शुरू हुआ था वो हमारा मध्य पाषाण में ही हो चुका था। यदि आपसे पेपर में सवाल पूछता है सुव्यवस्थित ढंग से पशुपालन कौन से काल में स्टार्ट हुआ था, सुव्यवस्थित मतलब एक तरह से पूरा व्यवस्थित रूप से, तो वो हुआ था नवपाषाण में। और यदि वो पूछता है सुव्यवस्थित ढंग से नहीं स्टार्ट हुआ था तो वो था हमारा मध्य पाषाण काल। वो इसलिए है जो हमारा नवपाषाण है, इस नवपाषाण में जो है कुछ पशुओं के जो है हड्डी मिली है। हड्डी मतलब उनका जो कंकाल है वो मिला है। कुछ ऐसा भी था जब मानव था उसे जो जला देते थे या फिर जिसे दफना देते थे, साथ में जो है हड्डी मिली है जो पशुपालन होता था। मतलब पूर्ण रूप से जो स्टार्ट हुआ था, व्यवस्थित ढंग से जो स्टार्ट हुआ था वो नवपाषाण में हुआ था, और अव्यवस्थित ढंग से भी जो है वो मध्य पाषाण में स्टार्ट हुआ था। तो दोनों लाइनें याद रखनी है, सुव्यवस्थित ढंग से स्टार्ट हुआ नवपाषाण में और अव्यवस्थित ढंग से जो स्टार्ट हुआ वो हुआ मध्य पाषाण में। सही है भाई, सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखनी है ये बात। नवपाषाण, अब बात आ जाती है हमारी नवपाषाण में जो था मानव, उसने भाई ये मतलब एक तरह से जो है कृषि स्टार्ट हुई थी। मतलब खेत में जो है बीज डाल दिए, सही है, बीज डाल दिए। इसमें भी यही बात आती है, जो सुव्यवस्थित ढंग से स्टार्ट हुई थी वो नवपाषाण काल में हुई थी। सुव्यवस्थित ढंग से जो स्टार्ट हुई थी वो नवपाषाण काल में हुई थी, और जो अवशेष मिले हैं वो हमारे नवपाषाण में भी मिले हैं। तो इसका मतलब है जो हमारी कृषि थी वो मध्य पाषाण में भी होती थी। बट बात यहाँ आ जाती है, वहाँ पर जो है व्यवस्थित नहीं थी, ऐसा हुआ जो मतलब खेत है हमारे उसमें कहीं चावल वहाँ पड़ा है, मतलब व्यवस्थित ढंग से उन्हें बीज बोना नहीं आया था, व्यवस्थित ढंग से बीज बोना नहीं आया था। सवाल पूछता है व्यवस्थित ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से कृषि कौन से काल में स्टार्ट हुई, तो हमें बताना है नवपाषाण में। और यदि वो बोलता है कृषि जो है अव्यवस्थित ढंग से कौन से काल में हुई थी, वो हुई थी मध्य पाषाण में। शायद आप दोनों मतलब समझ पा रहे हैं, व्यवस्थित और अव्यवस्थित। व्यवस्थित मतलब, सुव्यवस्थित मतलब ये होता है जैसे अभी होती है तो सबसे पहले जो है पानी दिया, पलेवा हुआ, फिर उसमें बीज मुंजी धान है हमारा, उस पनीर हुआ, पनीर से बाद में फिर पानी भरा, पानी भरने के बाद तब मुंजी बोई जाती है। मतलब एक सीक्वेंस होता है, एक व्यवस्थित होता है, इस तरह से बोना है। तो वो जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था नवपाषाण से, और जो अव्यवस्थित ढंग से मतलब ऐसे ही चावल मतलब बीज डाल दिया, उन्हें ये नहीं पता था यहाँ पानी देना है या नहीं देना है। बात ये थी वहाँ पर जो है जितने भी ये पूरी व्यवस्थाएं जो भी हमें ये सभ्यता मिली हैं, सिंधु सभ्यता में भी ये जो भी हमारे मतलब गांव मिले हैं, जो भी मिला है, मेहरगढ़ हुआ तुम्हारा, ये जो भी हैं सभी जो हैं एक नदी थी पास में, एक नदी थी सिंधु नदी थी, सिंधु नदी, रावी नदी, दासक नदी, सब मतलब नदियों के पास थे, तो इसलिए सिंचाई में प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो लाइन अपने पॉइंट पे आते हैं, ये सब हमें सिंधु सभ्यता में पढ़ना है, अभी हम अपने पॉइंट पे रहते हैं। मध्य पाषाण में पशुपालन स्टार्ट हुआ, सही है, व्यवस्थित ढंग से नहीं हुआ था। व्यवस्थित ढंग से स्टार्ट हुआ नवपाषाण में। यहाँ पर कृषि स्टार्ट हुई अव्यवस्थित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से स्टार्ट हुई नवपाषाण में। आशा है आपने मेरे दोनों पॉइंट अपने माइंड में दबोच लिए हैं और अपने माइंड में ये सेट हुए हैं। सही है भाई, ध्यान से ये बात ध्यान रखनी है। ताम्रपाषाण नाम इसे इसलिए दिया, इसमें जो है इन्होंने तांबा खोज लिया था, तांबा जो है वो खोज लिया था, इसलिए इसे ताम्रपाषाण नाम दिया। फिर
जो हमारे मृद भांड मिले नव पाषाण में, जो मृद भांड मिले, मृद भांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन होते थे, मतलब पहले एक कटोरा सा होता था कुल्हिया जैसे, फिर और उसे बनाया, फिर उसे जो है एक तरह से घड़ा बना दिया। उन पे जो कलर था वो हमारा वो था जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो हमारा पहले मोटी मोटी दीवार होती थी गांव में, आज भी होती हैं, उन पे फूंस डाल देते हैं, छप्पर डाल देते हैं, तो उस पे जो है जो लाल लाल सा पेंट होता था हमारा, ईटी जैसे ईटी मसल्दी वैसा जो पेंट आता था, उसे बोलते हैं हम गेरू, उसे बोलते हैं गेरू वर्णीय। तो सबसे ज्यादा जो साक्ष्य मिले हैं मृद भांड के वो मिले हैं हस्तिनापुर से, हस्तिनापुर से। ये बात। दूसरी बात, नव पाषाण में जो है मानव ने, नव पाषाण में मानव ने पहिया भी बना दिया था, पहिया भी बना दिया था। अब पहिया इसलिए बनाया, उन्हें फिर ट्रांसपोर्टेशन में सामान ले जाने में प्रॉब्लम होती थी, और जो उन्होंने आवास नव पाषाण में जब कृषि व्यवस्थित ढंग से स्टार्ट हुई तो उन्होंने जो है अपने आवास बना दिए, अपने स्थायी आवास भी बना दिए। फिर पूरा पाषाण में वो स्थायी इसलिए नहीं रहते थे, स्थायी इसलिए नहीं रहते थे, उन्हें जो है जिस क्षेत्र में वो रहते थे वहाँ पर जो जानवर हैं उन्हें वो मार देते थे, उन्हें खा लेते थे। जब वहाँ पे जानवर समाप्त हो जाते थे तो वो फिर दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे। अब यहाँ जो है इन्होंने सबसे पहला जो जानवर पाला वो कुत्ता पाल लिया नव पाषाण में। जब इन्होंने यहाँ पे कुत्ता पाल लिया तो फिर इन्होंने जो है धीरे धीरे बकरी बकरा ये सारी चीज़ें भी पालना स्टार्ट हुए। उन्हें घास डालते थे और उन्हें अपने पास बुलाते थे, और ये जो कुत्ता था पहला जंगली कुत्ता था जो इन्होंने ये पाला था नव पाषाण में। आशा है आपने मेरी बात समझी है, व्यवस्थित और अव्यवस्थित ढंग वाली, वो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी बात जो मैं इसमें बात बताने वाला हूँ, जो हमारे खेती के साक्ष्य मिले हैं उसमें जो हमारा खेती के साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण में, वो एक तो मिले थे आदमगढ़ से, आदमगढ़ है हमारा मध्य प्रदेश में। दूसरा था हमारा ये जो आदमगढ़ है, यहाँ हमारे साक्ष्य मिले थे मध्य पाषाण में। इस बात से ये प्रूफ होता है जो हमारी कृषि है वो इसी पाषाण में, मध्य पाषाण में स्टार्ट हुई थी, बट व्यवस्थित ढंग से स्टार्ट नहीं हुई थी, व्यवस्थित ढंग से नहीं हुई थी। दूसरा है सराय बहादुरगढ़, सराय बहादुरगढ़। फिर एक हमारा राजस्थान में शहर है बागोर, एक हमारा एक शहर है राजस्थान में है बागोर, राजस्थान में है बागोर। तीसरा है हमारा सराय बहादुरगढ़, सराय बहादुरगढ़, सराय बहादुरगढ़। ये हमारा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ये हमारा उत्तर प्रदेश में है, और ये जो है हमारा राजस्थान में है। यहाँ पर जो है जो साक्ष्य मिले वो मध्य पाषाण काल के थे, जो यहाँ पर साक्ष्य मिले वो मध्य पाषाण काल के थे। अब तुम्हें बाबा यही बात याद रखनी है, जो आदमगढ़ मध्य प्रदेश है, बागोर राजस्थान पीएससी में सवाल पूछ लेता है, और यूपी पीएससी में जो है उत्तर प्रदेश स्टेट पीएससी जो होती है उसमें भी ये पूछ सकता है। तो इसीलिए जो है ये वनडे एग्जाम में नहीं पूछता, ये ओनली स्टेट पीएससी और यूपीएससी में ही पूछता है, जो हमारे हायर लेवल वाले एग्जाम होते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो ये जो था हमारा मध्य पाषाण काल में मिला, इसमें मतलब यहाँ पर जो था ये जो था वो सुव्यवस्थित नहीं था। इसमें जो हमें साक्ष्य मिले वो सुव्यवस्थित सही है भाई, ध्यान रखना ये बात, सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित सही है, सही नहीं है तो अपने आप सही से लिख लेना, बात समझो बस मेरी। सुव्यवस्थित ढंग से नहीं था, सुव्यवस्थित ढंग से नहीं था। आशा है इतनी बात आपने समझी है। मध्य पाषाण में जो साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान, सराय बहादुरगढ़ उत्तर प्रदेश से, वो हमारे सुव्यवस्थित ढंग से
नहीं थे, वो हमारे सुव्यवस्थित ढंग से नहीं थे। समझ में आई इतनी बात भाई। अब बात आ जाती है हमारी नवपाषाण वाली। अब बात आ जाती है हमारी नवपाषाण में, जो है नवपाषाण। नवपाषाण में जो है सबसे पहले लोहुरा देव है, फिर हमारा कोल्डी हवा है, फिर हमारा मेहरगढ़ है, लोहुरा देव, मेहरगढ़ और हमारा ईरान, ये है हमारा ईरान। अब भाई ये यहाँ के जो साक्ष्य मिले हैं, वो जो मिले हैं ये पूरा व्यवस्थित ढंग से था, ये हमारा व्यवस्थित ढंग से था। इतनी बात समझ में आई। यहां जो है, जो हमारा बागोर सराय से याद रखना है, सराय बहादुरगढ़ और तुम्हारा आदमगढ़, वहां के जो साक्ष्य हैं वो व्यवस्थित ढंग से नहीं थे, जो ये हैं हमारे जो नवपाषाण में मिले हैं, लोहुरा देव प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, प्रतापगढ़ के पास। कोल्डी हवा है इलाहाबाद के पास। मेहरगढ़ हमारा पाकिस्तान, किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच। ईरान तो ईरान है, ये है। तो यहाँ को जो साक्ष्य हैं वो व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर कृषि होती थी, व्यवस्थित ढंग से होती थी। अब लोहुरा देव जो है यहाँ पर जो है 8000 BC पूर्व ही यहाँ पर चावल के साक्ष्य बताए थे। कोल्डी हवा में जो है, कोल्डी हवा में 7000 BC, मतलब इनमें जो सबसे ज्यादा प्राचीन जो है जो साक्ष्य मिले थे वो हमारे लोहुरा देव से मिले थे। कोल्डी हवा से 7000 BC में मिले थे, ईरान से जौ मिले थे और मेहरगढ़ से भी दोनों ही मिले थे, जौ और हमारे कोल्डी हवा से धान, मेहरगढ़ से गेहूं। कोल्डी हवा से धान, मेहरगढ़ से गेहूं और ईरान से जौ, और यहाँ पे हमारा चावल। इतनी बात समझ में आई, आशा है आप समझ रहे हैं पूरा अच्छे से। तो यही हमारा सबसे मेन पार्ट बचा हुआ था। मैंने पहले दिन इसलिए नहीं पढ़ाया पूरा पाषाण नवपाषाण पूरा, जिससे ज़्यादा वर्णन ना पड़े, नहीं तो बच्चा पहले दिन ही डर जाता है। तो ये हमारा पूरा आज समापन हुआ है भाई। अब इसमें एक चीज़ मुझे और बतानी है, वो और सुन लो भाई, मध्य पाषाण में ही। मध्य पाषाण में ही बतानी है। एक था हमारा दमदमा, दूसरा था मेहदा। एक है हमारा दमदमा, दूसरा है महदहा, सही है। ये हमारा यूपी में है, ये भी हमारा यूपी में है। ये बात हो रही है मध्य पाषाण वाली, ये बात हो रही है मध्य पाषाण वाली। हड्डियों के जो हथियार मिले, हड्डियों के जो औजार मिले, दमदमा में मिले सब, दमदमा में मिले सब, दमदमा में मिले सब। और महदा इसे याद रखो, महदा से, महदा में जो है हड्डियों के औजार मिले, हड्डियों के औजार मिले। हड्डियों के औजार मिले। समझ में आई इतनी बात भाई? परेशानी इतनी चीज में नहीं है। दमदमा उत्तर प्रदेश, यहाँ से सब मिले थे, और महदहा उत्तर प्रदेश, हड्डी से बनाए हुए औजार मिले थे मध्य पाषाण में ही, मध्य पाषाण में ही। तो इतना हमारा ये समाप्त हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा बीच वाला है, जो हमारा बीच वाला है आग्र ऐतिहासिक काल। अब इतना तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर हमारा इसमें तांबा मिला था, और पाषाण में मतलब पत्थर, यहाँ पर हमारा कांसा मिला, और यहाँ पर हमारा लोहा मिला। इसे कांस्य युग बोल देते हैं, या फिर
और इसे जो है हम लोहा युग बोल देते हैं, और ये हमारा पाषाण युग तो है ही है, पाषाण युग तो हमारा है ही है। अब इसमें जो है हमारी सिंधु सभ्यता आ जाती है, पूरी सिंधु सभ्यता। अब एक मैडम थी बेचारी, बहुत मतलब जो मैडम थी, उन मैडम ने ये बात बताई, जो हमारा इतिहास है वो ना ही तो साइंस से कम है और ना ही वो साइंस से ज़्यादा है, ना ही वो साइंस से कम है, ना ही वो साइंस से ज़्यादा है। सही है, ये बात बताई। तो वो थी हमारी मैडम ब्यूरी, लिख लेना ये बात बताई मैडम ब्यूरी ने। इन्होंने बताया हमारा जो इतिहास है ना ही तो वो विज्ञान से कम है और ना ही विज्ञान से ज़्यादा है। सही है, ना ही वो विज्ञान से ज़्यादा है। तो ये बात समझ में आई, ये बात बताई मैडम ब्यूरी ने। अब भाई मैं आपसे सीधी सीधी बात बताता हूँ, जो हमारा इतिहास है उसे पढ़ना है तो सबसे पहले पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए हमें। यदि मैं अभी आपसे बोल दूं तो ये बताओ आग की खोज कहाँ हुई, तो आप एकदम पहुँचने हो, सबसे शुरू में पहुँच जाने हो, पूरा पाषाण में। मैं आपसे बोल दूं जो हमारा हर्षवर्धन है या नेहरू काल जो हमारा चलना है, जो आंदोलन है, तो आप सीधा पहुंचने हो लास्ट में। मतलब ये चीज़ जो हुई थी वो बाद में हुई थी। अकबर जो आए वो हमारे मिडिवल इंडिया में आए। मिडिवल मध्यकालीन भारत जो था हमारा, उसमें वो सब आए थे। सही है, मतलब एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक शुरुआत से चलना है, एक शुरुआत से चलते जाना है और पूरा पढ़ना है। यदि आपने अपने माइंड में स्ट्रक्चर बना दिया तो आप इतिहास भूलने वाले नहीं हैं और पढ़ने में भी मज़ा आना है। इतिहास बोझ उस दिन से लगना स्टार्ट हो जाता है जब आप जो है पहले पढ़ लिया आपने मध्य पाषाण और फिर आपने दूसरे दिन पढ़ लिया मध्य भारत, या फिर आधुनिक भारत आपने पढ़ लिया, तो आप जो है एक बोझ तले दबे रहने हैं और इतिहास नहीं पढ़ पाने हैं। यदि आपने पूरा स्ट्रक्चर से पढ़ा है इतिहास, एक सीक्वेंस में पढ़ा है इतिहास, अपने इमेजिनेशन में रहना है, अपने इस ब्रेन में ऐसा इमेजिनेशन बनाना है, यदि आग की खोज की बात हो रही है तो पूरा पाषाण में जाना है। व्यवस्थित ढंग से कृषि की बात हो रही है तो नव पाषाण में जाना है। अव्यवस्थित ढंग से बात हो रही है तो मध्य पाषाण में जाना है। यही पूरा एक व्यवस्थित ढंग से हमें चलना है, व्यवस्थित ढंग से हमें पूरा चलना है, और तभी हम जो हैं सक्सेस होने हैं। समझ में आई मेरी बात इतनी? दिसंबर में एसएससी सीजीएल है, इसलिए भाई अभी से अच्छे से पढ़ लो, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तरफ से यही है, सिलेबस समाप्त हो जाए दिसंबर लो। एकदम शॉर्ट में पढ़ने हैं और सवाल एक भी बचने वाला नहीं है, इससे बाहर सवाल नहीं जाना है। आपने इतना पढ़ लिया तो समझो पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली, जितना मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर। समझ में आई इतनी बात? फिर जो हमारे इतिहास के जो मतलब जनक हैं हेरोडोटस हैं, आप सभी जानते हैं, पूरा तात्विक साक्ष्य मिले हैं, उसी आधार पर जो है पूरा ये मतलब बताया है। जो हमें कांसा मिला, लोहा मिला, इस आधार पर जो है क्रिस्टन थॉमसन ने बांटा था इन्हें 3 पार्ट में, और ब्रूस जो है हमारे जॉन ब्रूस जो थे, उन्होंने रिटन लिखित आधार पर 3 पार्ट में बांटा था। ये रिटन में नहीं है, ये रिटन में है पर पढ़ नहीं सकते, और ये रिटन में भी है और इसे पढ़ भी सकते हैं। जो हमारे कनिंघम हैं वो हमारे पुरातात्विक के एक तरह से पुरातात्विक के वो जनक बोल सकते हैं उन्हें, और उन्हें जो है सारी चीज़ें ये पता है जो हमारे कनिंघम है। जॉन ब्रूस जो थे हमारे, जॉन ब्रूस जो हैं, उन्हें भूगर्भ वैज्ञानिक भी बोलते हैं, जियोलॉजिकल साइंटिस्ट भी उन्हें बोल देते हैं नहीं हैं वो। सही है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब बात आ जाती है हमारी सिंधु सभ्यता पे। सिंधु सभ्यता पे बात ऐसे हुई, जो हमारे मार्शल थे, एक हमारे, रुको भाई 2 मिनट अभी समझा रहे हैं।
अब जो ये बात है, जो एक सिंधु मतलब एक सभ्यता जो है, सभ्यता मतलब होता है एक सभ्य मानव, सभ्य मानव। सभ्य मतलब ये बोल देते हैं ये इतना सभ्य मानव है, इसे इतनी सभ्यता है। तो वही चीज जो उस क्षेत्र में रहते थे वहां पर जो है एक सभ्यता थी, वहां पर जो मानव रहता था बहुत सभ्य मानव था। और ये जो सिंधु सभ्यता थी पूरी, ये एक हमारी शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। जो हमारे जो ये थे चार्ल्स मेसन जो थे, चार्ल्स मेसन ने ये मैसेज दिया सिंधु सभ्यता के बारे में। उन्होंने जो है एक मैसेज दिया कि यहाँ पर जो है जो सबसे ज़्यादा जो पूरा मतलब क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 350 शहर मिले हैं सिंधु सभ्यता में, 350 शहर मिले, जिसमें से 200 शहर तो हमारे गुजरात में ही हैं। चार्ल्स मैसन ने जो है ये इंफॉर्मेशन दी सिंधु सभ्यता के बारे में, जो है उन्होंने इंफॉर्मेशन दी। अब आप देखते हैं जो हमारे गांव हैं, जो पुराने पुराने घर होते हैं, तो उसमें जो है कुछ घर ऐसे हैं जिनकी आधी दीवार मिट्टी में धसी हुई है, मतलब जमीन में धसी हुई है, जमीन में धसी हुई है आधी दीवार, कुछ ऊपर वाली दीवार और बहुत ही लंबी लंबी उस पर घास है, मतलब पूरा खंडर है। तो वैसा ही था। तो जो हमारे चार्ल्स मेसन थे उन्होंने यही बात बताई, यहाँ पर जो है कभी ऐसा था जो एक शहर बसा हुआ था, मतलब बहुत सारे यहाँ पर बसा सभ्यता बसी हुई थी। और इसे नाम इसलिए दिया सिंधु सभ्यता, नाम इसलिए दिया सिंधु सभ्यता, जो भी शहर मिला पूरे क्षेत्र में, जो भी शहर मिला वो कोई ना कोई नदी के पास था, और वो नदी जो है सिंधु सभ्यता में मिलती थी, वो नदी सिंधु सभ्यता में मिलती थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया। दूसरी बात, मेहरगढ़ जो था हमारा सुलेमान और किरतर पहाड़ी के बीच में था, उसमें जो है ऐसा बोला जाता है वो उस शहर को जो साक्ष्य हैं वो पूरा पाषाण में भी था, मध्य पाषाण में भी था और नव पाषाण में भी था। और तीसरी बात, जो बीच वाला हमारा जो है सिंधु सभ्यता वाला, उसमें भी उसको साक्ष्य मिले हैं। जो हमारा ऐतिहासिक वाला है रिटन वाला, उसमें भी उसको साक्ष्य मिले हैं, जो मेहरगढ़ है। तो सबसे लंबा जो शहर था वो हमारा यही था, जो सब तीनों चीज में साक्ष्य मिले हैं। तो चार्ल्स मेसन ने जो है जब इंफॉर्मेशन दी, भाई यहाँ जो है एक सभ्यता थी, और उन्होंने ये बताया जो वो पूरी सिंधु सभ्यता है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ये पूरा क्षेत्रफल उन्होंने बता दिया। फिर भाई जो ऐसा हुआ 1921 में जो हमारे जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल ने उन्हें जो है उस खुदाई का आदेश दिया। उन्होंने बताया भाई यहाँ पर जो है पूरा इसे खोदना है और बताना है यहाँ पर ऐसा आखिर था क्या। फिर ऐसा हुआ, जॉन मार्शल, भाई जॉन मार्शल थे, वो भी मतलब अपने आप में नवाब आदमी थे, वो थोड़ी ना वहाँ फावला लेकर चढ़ जाते। उन्होंने बुलाए दयाराम साहनी, और सन था हमारा 1921 में, याद होना चाहिए 1921 में दयाराम साहनी ने जो है अपना मामला स्टार्टअप दिया। अब भाई वो धीरे धीरे टुकुर अपना करते रहे। तो वो बोलते हैं जॉन मार्शल से, न साहब न, हाँ नहीं तो मतलब ज़्यादा मिट्टी जो है वो टाइट हो रही है ना, तो दूसरी तरफ से खोदते रहो। तो भैया उन्होंने खोदते पूरा चारों तरफ जो है उन्होंने देखा, साला यहाँ तो उन्होंने देखा पूरा होल है बना हुआ नीचे। जब मतलब नीचे जाते जा रहे हैं, वो खोदते जा रहे हैं, तो ये होल है। तो उन्होंने और खोदना स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने देखा यहाँ तो रूम पे रूम बने हुए, अंदर एक घर में 4 कमरे बने हुए। फिर एक मतलब स्टोर भी था जिसमें वो अपना सामान रखते थे, वो सारी चीज़ उन्हें मिली। फिर भैया खोदते वो पूरा जब चलते रहे तो एक मतलब रोड जहाँ पर थी, रोड जो थी वो 90 डिग्री पे बनी हुई थी, 90 डिग्री पे बनी हुई थी रोड जो थी। तो रोड के साइड में जैसे ये हमारी रोड है, तो यहाँ पर जो है ऐसे पूरा जब वो ठोक रहे थे तो ठुकुर आवाज आ रही, ढम 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 ढम, ढोल सा बज रहा। तो भाई जब वो ढोल सा बज रहा
तो उन्होंने सोचा ने ऐसा यहाँ क्या है, तो जॉन मार्शल से उन्होंने पूछा भाई सब साहब फोड़ दूं, तो बोला अरे नहीं 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 फोड़ना नहीं है, सारा मामला खराब होता। तो भाई उन्होंने जो है फोड़ा नहीं, टुकुर 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 छेनी से अपना लाते रहे। जब वो लास्ट में आए तो उन्हें यहाँ जो है एक बहुत बड़ा गड्ढा मिला, बहुत बड़ा गड्ढा मिला, और कुछ लाइन इधर से भी थी, तो और ये जो था पूरा ऊपर से बंद था। तो भाई जो दयाराम साहनी थे और जॉन मार्शल थे, उन्होंने ये बात बताई इस चीज से, ये जो सिंधु सभ्यता थी ये शहरी सभ्यता थी। मतलब एक तरह से इन्होंने जो है गटर बनाए हुए थे, पूरे गटर बनाए हुए थे। सिविल लाइन तो अब डली है, पहले इन्होंने ही डाल दी थी, इतने साइंटिफिक ये मानव थे। इन्होंने जो है रोड बनाई, रोड के साइड में नाली बनाई, उस पर एक तरह से पूरा बंद हुआ, पट रख दिए, पूरे पट, जैसा हमारे यहाँ देसी भाषा में पट बोल देते हैं, पट रख दिए, और यहाँ पर जो है पानी का निकास बना दिया, इधर से भी इधर से भी इधर से भी। तो इस बात से ये पता चला जो हमारी सिंधु सभ्यता थी वो हमारी एक तरह से शहरी सभ्यता थी। मतलब वो पूरा एक तरह से शहर टाइप में ही था, और जितनी भी रोड बनी हुई थी वो 90 डिग्री पर ही मिलती थी। मतलब जैसे घर है तो उसी हिसाब से जो है ये रोड बनी हुई थी। आशा है आपने पूरा अच्छे से समझा है भाई, ये पूरा सही है, समझ लिया आपने सबने पूरा। ये जो हमारी सिंधु सभ्यता है आज मैंने पूरा ये समझाया है। एक बार फिर से रिवीजन ले लेते हैं, फिर जो है अभी थोड़ा सा और समझ लो। तो जो हमारी ये नाले थे, इस बात से ये पता चला सिंधु सभ्यता जो थी वो हमारी शहरी सभ्यता थी। सही है भाई। अब ये जो हमें मिला पूरा, जैसे हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, ये हमारा पाकिस्तान है। तो जो भी ये शहर मिले हैं, जो भी ये शहर मिले हैं, वो सभी सिंधु नदी के आसपास ही मिले हैं। यहाँ पर जो है सिंचाई में प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसा माना जाता है और ऐसा ही है। सही है भाई। अब दूसरी बात आ जाती है, जब ये बात इन्हें यहाँ पता चली तो दयाराम साहनी ने जो है खोदते रहे खोदते रहे खोदते रहे खोदते रहे खोदते रहे, और जब भैया इन्होंने पूरा चारों तरफ से जो है ढूंढा तो 350 शहर मिले। 350 शहर मिले। 350 शहर में से 200 शहर तो गुजरात में ही थे। 200 शहर तो गुजरात में ही थे। उसी साइड में सब हमें ये मिला, पश्चिमी क्षेत्र में, अपने अपने पश्चिमी क्षेत्र में। अब भाई जब ये पूरा पश्चिमी क्षेत्र में मिला तो जो ये पूरा इन्होंने बनाया, यहाँ पे मैंने आपसे बताया था बुर्ज होम मिलते थे। बुर्ज होम मतलब मिट्टी में अंदर खोदते थे गड्ढा, उसमें वो सोते थे। फिर यहाँ पर ही जो है एक शहर हमारा पाकिस्तान में है जिसका नाम है सुत कांगेडोर। सुत कांगेडोर। फिर हमारा एक पूरब में है, पूरब में ज़्यादा विस्तार नहीं था, तो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के पास आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर है हिंडन नदी के पास उत्तर प्रदेश में। तो इतनी बात समझ में आई। ये हमारा सुत कांगेडोर हुआ, ऊपर हमारा कश्मीर में मांडा हुआ, और इधर हमारा ये आलमगीरपुर हुआ, और महाराष्ट्र में हमारा दाइमाबाद हुआ। महाराष्ट्र में हमारा दाइमाबाद हुआ। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सही है भाई। फिर जो ये पूरा मतलब एक तरह से व्यवस्था बनाई, ये जो बनाई, तो इस बात से ये पता चला जो हमारी सिंधु सभ्यता है वो त्रिभुजाकार उसका विस्तार था। त्रिभुजाकार विस्तार था। समझ में आई इतनी बात? परेशानी है इतनी चीज में हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये हमारा जो था एक तरह से त्रिभुजाकार विस्तार था। आज सिर्फ मैं समझा ही रहा हूं, इसमें लिखवा भी दूंगा भाई धीरे धीरे। सही है। अभी पहले आप समझो, एकदम से जो है ना सारी चीजें थोपनी नहीं चाहिए। अभी मैंने नव पाषाण, मध्य पाषाण ये सब पढ़ाया है, तो धीरे धीरे जो है नोट्स भी बनाने हैं, नोट्स भी बनवा दूंगा। अभी पहले आप समझो, पहले डिटेल में जाओ जो जो चीजें उस टाइम पर हुई थी।
तो ये सारी चीजें हुई। तो इस चीज से ये पाया जो हमारी सिंधु सभ्यता है वो जो विस्तार हुआ, पूर्वी विस्तार ज्यादा नहीं था। ओनली हमारा उत्तर प्रदेश भी पूरी तरह वो टच मतलब अच्छे से नहीं आ पाए थे। उत्तर प्रदेश में भी सिर्फ आलमगीरपुर, ऊपर हमारा कश्मीर में मांडा और नीचे हमारा महाराष्ट्र में दाइमाबाद और ये हमारा सुत कांगवे डोर। इसी में जो है लोथल है, लोथल जो है सबसे हमारा जो है सबसे पुराना एक पोर्ट है लोथल जो है। यही सारी बातें अभी बतानी है सिंधु सभ्यता में और बेटे बहुत अच्छे से समझाने हैं, पूरा टेंशन ना लीजिए, अपना अच्छे से जो है आप हमें सपोर्ट दीजिए अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए और बेटे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी होना चाहिए, सही है। और लाइक्स कमेंट भी दो जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप हमें बताओ जो हमारे अंदर मतलब जो नहीं समझा पा रहे हैं या जो आप प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट में भी बता सकते हैं। समझे आप मेरी बात लल्ला? तो भैया वही चीज़ है, लल्ला लल्ला लोरी दूध में कटोरी। अपना पढ़ लो अच्छे से पूरा और मजे लो, टेंशन फ्री रहो, सही है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही, सिंधु सभ्यता आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया है इसमें, तो आशा है आप समझ पाए हैं, व्यवस्थित सुव्यवस्थित भी आपने समझ ही लिया होगा और वीडियो आप देख लेना। ओके बेटे, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद।